Okay, good afternoon students. Today we are discuss about power plant engineering on video lecture. ठीक है, तो this subject is related to BTech mechanical and diploma also, and this subject power plant engineering is most widely used subject in the mechanical engineering. What about this subject power plant engineering? Power means here is you have to develop the power. क्या करना है अपने को? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, पावर डेवलप करनी है. पावर डेवलपमेंट मीन्स की हाउ वी जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करनी है उसके लिए बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं, हमें सबको पढ़ना है और एक एक का क्लासिफिकेशन भी देखना है. सो सब्जेक्ट इज पावर प्लांट इंजीनियरिंग. अब प्लांट मीन्स पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, प्लांट मीन्स प्लांट वो चीज होती है जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करोगे, और इंजीनियरिंग मीन्स उसमें आपने क्या टेक्निक यूज करी है, क्या मेथोडोलॉजी यूज करी है, क्या कंसेप्ट वहां पे यूज हुआ है, क्या प्रिंसिपल वहां पे अप्लाई हुआ है. तो दैट इज द कॉल्ड पावर प्लांट इंजीनियरिंग. दैट इज योर सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन. ओके, नेक्स्ट. ओके, द क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट. क्लासिफिकेशन ऑफ पावर प्लांट इज टाइप्स ऑफ पावर प्लांट फॉर एनर्जी जनरेशन. कौन कौन से पावर प्लांट है एनर्जी जनरेशन के लिए? देखिए आप, फर्स्ट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट. न्यूक्लियर पावर प्लांट मीन्स यूज द न्यूक्लियर एनर्जी एज अ फॉर हीट एज इन द जनरेशन ऑफ स्टीम इन द बॉयलर. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या होता है कि आपको किसका यूज करना है? न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना है, जो कि आपको क्या करेगी? बॉयलर के अंदर वाटर की स्टीम, बॉयलर के अंदर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके देगी. तो दैट इज द न्यूक्लियर पावर प्लांट. अब एक सवाल यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा न्यूक्लियर अपन यूज करेंगे, क्या इस पावर प्लांट की खासियत है, क्या इसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, अपन अभी आने वाली स्लाइड्स के अंदर या आने वाले जो पेजेस है उसके अंदर अपन देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो कि है कि जल से विद्युत यानी पानी से कैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो वो कहलाता है अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मीन्स पानी से विद्युत उत्पन्न करना. दैट इज द कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे ये प्रोसेस करता है, देखेंगे. ठीक है, कोल्ड फायर पावर प्लांट. कोल्ड फायर पावर प्लांट मीन्स कोयले से पावर प्लांट. इसको और क्या कहते हैं अपन? थर्मल पावर प्लांट भी कहते हैं. ठीक है, थर्मल पावर प्लांट मीन्स कोयले से, यानी थर्मल मीन्स हीट. हीट देके अपन क्या कर रहे हैं? बॉयलर के अंदर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है. देन स्टीम गोज इनटू टरबाइन, देन टरबाइन इज कनेक्टेड टू फर्दर जनरेटर, एंड जनरेटर विल कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल यूज इन द फॉर फर्दर पर्पस. ओके, तो व्हाट वी आर डू, we are the engineer, then we have to convert the water energy, hydraulic energy into the mechanical energy, and the further portion is related to the electrical portion. Okay, that are related to the electrical branch also. Okay, there is a diesel power plant. Diesel power plant means power plant will operated with diesel. What is mean diesel here? Then already you see there some of the small diesel power plant is there, but जहां पर हमको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे डीजल से भी पावर जनरेशन कर सकते हैं. अगर आपको मैं छोटा एग्जांपल दूं तो आप अपने जो छोटे भी जो शादी समारोह विवाह स्थल में आप जनरेटर जो देखते हो, आप ग्रीन कलर का जनरेटर होता है, दैट इज द स्मॉल मोबाइल डीजल पावर प्लांट. दैट यूनिट इज यूज द डीजल, दैट कन्वर्ट द डीजल इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, दैट इज द केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल. ठीक है, मैकेनिकल फर्दर कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल. तो दैट इज द डीजल पावर प्लांट. तो डीजल पावर प्लांट में क्या होता है? डीजल एज अ फ्यूल यूज करेंगे आप. ठीक है, एंड दिस फ्यूल जब बर्न होगा तो क्या होगा? अपने को मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी एट द एंड ऑफ क्रैंकशाफ्ट. ठीक है, ठीक है, एंड उस क्रैंकशाफ्ट के एंड पे मैंने क्या जोड़ दिया है? जनरेटर जोड़ दिया है, और वो जनरेटर से किसमें कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल एनर्जी को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. करेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज जियोथर्मल पावर प्लांट. ठीक है, जियोथर्मल पावर प्लांट मीन्स जो भूगर्भ के अंदर दैट द हीट एनर्जी अवेलेबल इन द इनसाइड द अर्थ, देन दिस हीट एनर्जी विल यूज इन द पावर प्लांट. दैट इज द कॉल्ड जियोथर्मल पावर प्लांट. ठीक है, जियोथर्मल पावर प्लांट क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि भाई जैसे जो गर्म जगह है, जैसे धरती के नीचे अगर आप जाएंगे तो टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा, तो वहां पर जो वाटर अवेलेबल है
तो वहां पर क्या होता है, उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली जो अर्थ तक पानी अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, उसके टेम्परेचर से क्या होता है, कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो यानी मुझे अगर उस पानी को गर्म करना है तो मुझे हीट एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी कम लगानी पड़ेगी, ठीक है। सो दैट इज द इन द जियोथर्मल पावर प्लांट द वाटर फ्रॉम द अर्थ डायरेक्टली यूज टू द बॉयलर। तो डायरेक्ट किसके अंदर भेजे थे इसको, बॉयलर के अंदर। पानी ऑलरेडी पहले से ही गर्म है, तो उसको अगर मुझे गर्म करने के लिए क्या होगा, हीट एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। तो ये आपको एक तरह से सेविंग भी करता है। तो दैट इज द कॉल्ड जियोथर्मल पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट, जो कि पूरा मतलब आज के टाइम में सबसे यूज होने वाला पावर प्लांट अभी सोलर पावर प्लांट है, जिसका गवर्नमेंट भी बहुत प्रचार कर रही है या अपने को यूज करने के लिए कह रही है, जिससे आने वाले आपको, आपके परिवार को जो बिजली की खपत है या बिजली के जो खर्चे हैं उसमें बहुत बचत होने वाली। सोलर पावर प्लांट में क्या होता है, ठीक है, सोलर पावर प्लांट के अंदर क्या है, आपके पास एक सोलर प्लेट है, ठीक है। सोलर प्लेट को आप स्टैब्लिश करेंगे अपनी छत पर, जहां पर मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, सनलाइट आपको मैक्सिमम अवेलेबल हो, वहां पे आप क्या करें, इस सोलर प्लेट को स्टैब्लिश करें, ठीक है। दिस सोलर प्लेट इज कन्वर्ट टू द सन एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्दर यूज इन द योर हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, ठीक है। आप इसको घरों में यूज कर सकते हैं। अगर आप घर पे छोटा सा प्लेट लगा के भी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करो, दैट इज द सोलर पावर प्लांट। बट इसके लिए बहुत बड़े बड़े स्टेशन है, जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे पहले इसके लिए कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे सुटेबल जगह सोलर पावर प्लांट के लिए सबसे सुटेबल है, ठीक है, ठीक है। कौन सी ऐसी जगह जो सोलर पावर प्लांट के लिए सुटेबल है, वो है जैसलमेर। जहां पर क्या है, एक तो ओपन स्पेस है और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो हीट एनर्जी अपने को ज्यादा मिल जाती है, वहां पे सनरेज वहां पे डायरेक्ट मिलती है हमारे को। दूसरा जोधपुर, तीसरा बीकानेर। तो ये जो लोकेशन है राजस्थान के अंदर, जहां पर सबसे ज्यादा आप क्या कर सकते हो, सोलर एनर्जी डेवलप कर सकते हो, और गवर्नमेंट इसके लिए आज सब्सिडी भी दे रही है। आप लोग इसका बहुत यूज करें। फैमिलियर में आप अगर समझेंगे इस चीज को, तो किसी को आप समझा पाएंगे कि सोलर एनर्जी के बेनिफिट्स क्या हैं, ये आपको कितना फायदा दे सकती है। हाँ, इसके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट बड़ा है, तो गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी देती है, और इसको 10 साल तक कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके एडवांटेजेस हैं, इसके घाटे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके कोई डिसएडवांटेज है, पर वो 10 साल बाद है कि वो कोई प्लेट टूट जाए, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विंड पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट यानी जो हवा है, वायु है, विंड से आपको एनर्जी डेवलपमेंट करना कैसे करेंगे। अगर सबसे अच्छी लोकेशन होगी तो विंड पावर प्लांट के लिए कौन सी होगी, जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर इज द बेस्ट प्लेस बिकॉज देयर आर अ वेरी ओपन स्पेस इज देयर। जब भी आप कभी जैसलमेर चाहें तो वहां पे देखना विंड पावर प्लांट, विंड टर्बाइंस लगी हुई है, उसको कहते हैं अपन डायरेक्ट विंड टर्बाइन। तो बड़े बड़े इनके फैंस होते हैं, ठीक है। तो विंड टर्बाइंस में क्या होता है, वो एरिया हमारे को सिलेक्ट करना पड़ता है जहां पर बिल्डिंग, जो ये मकान और जो घर है यहाँ पर ना हो, ओपन स्पेस अवेलेबल हो, ठीक है। दैट इज द वेरी सुटेबल प्लेस फॉर द विंड टर्बाइन, क्योंकि हमें यहाँ पर हवा की आवश्यकता मिनिमम 60 से 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चाहिए, जिसमें वो टर्बाइन जो ब्लेड है, ठीक है, जो उसकी विंड टर्बाइन की जो ब्लेड्स है वो रोटेट होंगी, ठीक है। और वो रोटेट होगी तो क्या, कौन सी एनर्जी डेवलप होगी, मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट होगी, जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये पावर प्लांट वहीं लगाए जा सकते हैं जहां पर ओपन स्पेस अवेलेबल हो और हवा का फ्लो यानी विंड ब्लो मिनिमम आपका 60 से लेकर 70 तक हो किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा होगी तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं अपन विंड पावर प्लांट या विंड से यानी हवा से एनर्जी जनरेशन में। आगे आता है टाइडल पावर प्लांट। टाइडल पावर प्लांट भी एक तरह का पावर प्लांट है, जिसमें क्या करते हैं, जब भी ज्वार भाटा आता है, समुद्री इलाकों के अंदर ये ज्यादातर टाइडल पावर प्लांट स्टैब्लिश किए जाते हैं कि जहां भी ज्वार भाटा आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्या होता है समुद्र के अंदर जब सन और अर्थ के अंदर अट्रैक्शन बढ़ता है, मून के अंदर, ठीक है, तो मून क्या करता है, अर्थ को खींचने की कोशिश करता है, ग्रेविटी फोर्स लगाता है, और वो ग्रेविटी फोर्स के कारण क्या होता है, पर मून का ग्रेविटी फोर्स की जो क्वांटिटी इतनी नहीं होती कि अर्थ पे से चीजों को अट्रैक्ट कर ले, तो वो क्या करता है, पानी को अट्रैक्ट करता है। तो उसमें पानी अट्रैक्ट होता है, जो समुद्री जल है हमारा वो अट्रैक्ट होता है, तो एक सर्टेन हाइट तक चला जाता है, और जैसे ही वो अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, तो जैसे ही वो पानी क्या करता है, नीचे गिरता है, तो उसको कहते हैं अपन ज्वार भाटा। जब वो पानी नीचे गिरता है तो उसके अंदर एनर्जी अवेलेबल होती है, उस एनर्जी के, और अगर वहां पे हम ये टाइडल पावर प्लांट लगा दें या टर्बाइन में लगा दूं,
तो पानी किस पे गिरेगा, टरबाइन पे गिरेगा, और वो टरबाइन से क्या रोटेट, जब पानी टरबाइन पे गिरेगा तो टरबाइन क्या होगा, रोटेट होगा, और टरबाइन की रोटेशन सेम एज कौन सी एनर्जी मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी, जो कि इसमें कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे टाइडल एनर्जी को यूज करके भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डेवलप किया जा सकता है, दैट इज द वेरी यूजफुल। तो पावर प्लांट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एक बायोगैस पावर प्लांट और है, ठीक है, जिसके अंदर जो भी आपका कूड़ा कचरा है, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट, ठीक है, घरों से निकला कूड़ा कचरा जो कि डिस्पोज हो सकता है, ऐसा मटेरियल नहीं हो सकता जो डिस्पोज ना हो सके, ठीक है, एनिमल वेस्ट, ठीक है, एंड ह्यूमन वेस्ट ऑल्सो इज देयर, ओके। तो उसका यूज करके क्या करना है, हमें एक थोड़ा सा गड्ढा अपन कर लेते हैं, ठीक है, एक अर्थ के अंदर छोटा गड्ढा कर दिया जाता है, उस गड्ढे के अंदर क्या कर दिया जाता है, इन सब चीजों को डाल दिया जाता है और कुछ केमिकल्स और एडिट कर दिए जाते हैं और उसको बहुत लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस चालू होता है। उस फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, गैसेस डेवलप होती है। वो गैस कौन सी गैस होती है, हमारी बायोगैस। इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम एक पाइप लगाएं और पाइप से क्या कर सकते हैं अपन, उसको डायरेक्ट, आप बर्नर अगर ऑन करना चाहें तो डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं। क्लियर, दैट इज द बायोगैस एनर्जी, ठीक है, दैट विल बी कन्वर्टेड बाय द एनिमल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट, ठीक है। और इसका एक एडवांटेज और है, जब वो जो आप वेस्ट को इकट्ठा करते हो तो वो क्या बन जाता है, एक तरह से खाद, मिनियार बन जाता है, ठीक है। वो खाद को क्या करते हैं, हम खेतों में भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बहुत ज्यादा एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि सारा हमारा जो भी कचरा है जो कि हम बाहर फेंकते हैं वो हमारा एक जगह यूज होता है, ठीक है। दूसरा है कि भाई जितना भी हमारा जो एनिमल वेस्ट है या जो एग्रीकल्चर वेस्ट है जिसको हम जलाते भी हैं तो वो हमारा यूज होने लग गया और एक तरह की हमारे को एनर्जी भी मिलने लग गई। तो इसके एडवांटेज हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। तो दैट इज द बायो गैस पावर प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब नाउ विल डिस्कस इन वेरी ब्रीफली द न्यूक्लियर पावर प्लांट। इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, a thermal power station in which a heat source is a nuclear reactor. What is nuclear reactor? This is the nuclear reactor. This one is your nuclear reactor. Okay, that is your nuclear reactor. That is your cooling tower. Okay, that is your turbine, and that the generator. Okay, that will convert the mechanical energy into the electrical energy. Okay, that is a स्टीम जनरेटर, इज अ बॉयलर, ठीक है, पंप, बैक क्यों जाता है, ये ओके। तो नाउ ठीक है, तो ये तो अपना हो गया रिएक्टर, ठीक है, ये हो गया अपना बॉयलर, ये हो गया अपना टरबाइन एंड जनरेटर कंबाइंड, ये हो गया अपना कूलिंग टावर, ठीक है, और ये हो गया अपना एक पंप जो वाटर फीड करेगा, ठीक है, ये हो गया अपना कंडेंसर, ठीक है। तो नाउ अगर मैं बात करूँ अब इस पावर प्लांट की, ठीक है, और ये सीमेंटेड स्ट्रक्चर है। सीमेंटेड स्ट्रक्चर मतलब है जहां पे आप न्यूक्लियर रिएक्टर लगाओगे, तो यानी न्यूक्लियर एनर्जी जब आप यूज कर रहे हो, ठीक है, आप कौन सा यूज करते हो, यूरेनियम 235, ठीक है, यूरेनियम 235 अपन एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यूज करते हैं, किसके अंदर, इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ठीक है। जब इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जिसको बर्न किया जाता है, मतलब जब रिएक्शन कराई जाती है इसकी, तो रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में डेवलप होती है। इस हीट एनर्जी को क्या किसकी यूज करते हैं, इस जो बॉयलर, जो स्टीम टरबाइन जो बॉयलर है उसके अंदर जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं। और ये स्टीम आगे किसमें जा रही है, ये देखो ये स्टीम लाइन, ये स्टीम आगे जा रही है इस लाइन के थ्रू इस टरबाइन के अंदर। तो टरबाइन में भी देखो अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। तो पहले जो हीट, जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर हीट जाएगी, पर जैसे ही ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की हीट टरबाइन के अंदर सेक्शन के अंदर एंटर करेगी, वहीं पे उसका क्या हो जाएगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा और टेम्परेचर भी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो उस प्रेशर टेम्परेचर डिफरेंस आने के कारण क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है। वो फोर्स क्या करेगा, इस टरबाइन ब्लेड्स पे लगेगा और उसको क्या करेगा, यहाँ पे रोटेट करेगा, ठीक है। तो टरबाइन के रोटेट होने से यहाँ पर कौन सी एनर्जी जनरेट होगी,
मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी, और ये मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फर्दर मैं इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आगे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब ये स्टीम टरबाइन से निकलेगी तो किस में जाएगी, कूलिंग टावर के अंदर या कंडेंसर के अंदर। तो ये स्टीम किस में गई, इस कूलिंग टावर के अंदर। कूलिंग टावर का काम क्या होता है, जो भी स्टीम आ रही है टरबाइन से उसको किस में कन्वर्ट कर देना, वापस वाटर में कन्वर्ट कर देना। जनरली आपने घरों में भी, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, घरों में देखा होगा जब भी आप कुछ चीज गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा प्लेट के पीछे की तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है, ठीक है। वो क्यों आ जाती है कि आपकी जो चीज वो गर्म है, स्टीम गर्म है, जैसे वो एनवायरनमेंट के अंदर टच होकर ठंडी होती है तो ठंडी होने के बाद क्या होती है, वो कंडेंस हो जाती है। कंडेंस होने से क्या होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो यही स्टीम को मैं वापस किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, वाटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और वाटर को वापस में किस में कर रहा हूँ, फीड इस वापस बॉयलर के अंदर। तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है और रिपीट होता रहता है, ठीक है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर की तो अपन ने बात कर ली, इसके कुछ थोड़े से डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। तो एडवांटेज क्या है कि ये कंटिन्यूस है, ये कभी भी बंद नहीं होता, क्योंकि एक बार रिएक्शन चालू हो गई तो बहुत लंबे समय तक चलती है। पर इस रिएक्शन को भी कंट्रोल किया जा सकता है, किससे, कैडमियम रॉड का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका मेंटेनेंस करूं तो मैं इसको बंद कैसे करूंगा, तो कैडमियम की रॉड्स के बंडल न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर डाल दिए जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल बॉक्स दिख रहा है, कंट्रोल बॉक्स। तो ये जो कैडमियम रॉड्स के जो बंडल है ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर डाल दिए जाते हैं, और ये न्यूक्लियर जो कैडमियम रॉड्स है ये क्या करती है, इसको जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको क्या कर देती है, स्लो कर देती है। देन अपन क्या कर सकते हैं, इसको मेंटेनेंस कर सकते हैं। क्लियर। तो नाउ द न्यूक्लियर पावर प्लांट, हेलो, nuclear power plant is the thermal power station in which the heat source is nuclear reactor. Okay, as is a typical of thermal power station, heat is used to generate steam. heat किस लिए यूज हो रही है, यहाँ पे जो हीट जनरेट कर रहे हो आप किसके लिए, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे को यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, स्टीम का रिक्वायरमेंट है। वो स्टीम किस में जाएगी, आगे टरबाइन के अंदर जाएगी, ठीक है। दैट ड्राइव द स्टीम टरबाइन, वो स्टीम टरबाइन को रन करेगी, और स्टीम टरबाइन आगे किससे कनेक्टेड है, जनरेटर से, that produce electricity. But that is the simple one line definition of nuclear power plant. Okay, there were 450 nuclear power reactors in operation in 30 countries. 30 कंट्रीज के अंदर 450 न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगे हुए हैं। एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है, हमारे राजस्थान के अंदर भी है, रावत बाटा कोटा के अंदर, ठीक है। कोटा में रावत बाटा जगह है, ठीक है, वहां पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश है, ठीक है। हेलो, आ रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट इज अ थर्मल पावर स्टेशन इन विच हीट सोर्स इज वन और मोर न्यूक्लियर रिएक्टर। ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा रखते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। As in a conventional thermal power station, the heat is used to generate steam, which drive a steam turbine connected to the generator, which produce electricity. Nuclear power plants are usually considered to base load station, which are best suited to constant power plant. That is a constant power output is there is means here. इसका मतलब क्या है, constant power plant का यानी आपको लगातार इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, ठीक है। बाकी पावर प्लांट के अंदर क्या हो सकता है कि हो सकता है कोल खत्म हो गया, वो थर्मल पावर प्लांट स्टॉप हो जाएगा, हवा नहीं चली तो विंड का भी फ्लक्चुएशन आ जाएगा, ठीक है। वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है तो हाइडल भी यहाँ पे फ्लक्चुएशन कर जाएगा। बट ये पावर प्लांट ऐसा है जो कांस्टेंट आपको क्या दे सकता है, पावर आउटपुट दे सकता है। ये इसका एक मेजर एडवांटेज है। डिसएडवांटेज भी है इसके। डिसएडवांटेज ये है कि जो हम न्यूक्लियर यूज कर रहे हैं इसके अंदर यूरेनियम 235 का, तो इसकी जो रेडिएशन है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है वहां पे काम करने वालों के लिए और वहां के आसपास के क्षेत्र के लिए। हालांकि सरकार इस पे बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है कि आपको इस रेडिएशन को कम करने के, पर फिर भी इसको 100% कम नहीं किया जा सकता। पर जो जिस एरिया में पावर प्लांट लगा हुआ है वहां पर इन रेडिएशन का इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है इस पावर प्लांट का, बट एडवांटेजेस भी हैं, तो सरकार इसको, गवर्नमेंट इसको रन कर रही है। सो दैट इज योर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके,
ठीक है। All of today commercially useful reactor system in thermal reactor, ठीक है, and using slow or thermal nutrition to maintain the fission chain reaction at the uranium 235। कौन सा फ्यूल यूज किया गया है? यूरेनियम 235। The fuel is used as uranium 235. Even the enrichment of level used in the fuel for such reactor, however, by far the largest यूरेनियम 238, इसका भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, और विच आर नॉट फीजेबल, पर ये इतना फीजेबल नहीं है, ठीक है। हालांकि यूज हम कर सकते हैं यूरेनियम 238, पर हमारा तो जनरली जो फीजेबल है वो यूरेनियम 235 है। हालांकि ऐसे तो प्लूटोनियम भी है, प्लूटोनियम का भी आप यूज कर सकते हो, पर हमें किसी भी यूरेनियम यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ का यूज करने से पहले ये चीज देखनी पड़ेगी कि जब उसका जो वेस्टेज बनेगा उसको कैसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है, क्या उसके प्रभाव पड़ सकते हैं, ठीक है, उसके आसपास वाले जनरेशन, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, और जो उसके जो आसपास जो वाटर अवेलेबल है, जो ग्रीनरी अवेलेबल है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यूरेनियम 238 अभी इस पे फिजिबल नहीं है, हमें कौन सा यूज करना है? यूरेनियम 235, ठीक है। फैक्टर फॉर साइट सिलेक्शन। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए आपको कौन सी जगह सिलेक्ट करनी चाहिए, कहां पर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश करें। वेयर यू हैव टू स्टैब्लिश द nuclear power plant, you have to consider at this point in your mind, then you are decide to these places are very suitable for nuclear power plant। okay, first is availability और water। पानी वहां पर आपको अवेलेबल होना चाहिए, जो कोटा के अंदर लगा हुआ है रावत बाटा पे, वहां पर चंबल नदी सदाबहार वहां पे बहती है, ठीक है, 2 डैम भी है वहां पर, ठीक है। तो इसलिए वाटर अवेलेबिलिटी वहां पे, इसलिए उस जगह को सिलेक्ट किया गया है क्योंकि फ्लूइड की अपने को आवश्यकता है। फ्लूइड जैसे वाटर, ठीक है, वाटर ही तो स्टीम में कन्वर्ट होगा। एनर्जी तो न्यूक्लियर से मिल रही है, पर कन्वर्ट कौन होगा? वाटर स्टीम में। फर्स्ट पॉइंट तो ये ध्यान रखना आपको कि जहां पर वाटर अवेलेबल होगा वहीं पे आप न्यूक्लियर पावर लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम पॉपुलेटेड एरिया, डेंजर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब आपको ये देखना है कि ये जो पॉपुलेशन एरिया है जहां पे पब्लिक रह रही है, वो पब्लिक कितना दूर है उस पावर प्लांट से। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि इस रेडिएशन के इफेक्ट एक रेंज के अंदर होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि पॉपुलेटेड एरिया है उससे कितना डिस्टेंस है। कोशिश ये करनी है कि जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है उससे इस प्लांट को दूर ही स्टेब्लिश किया जाए। जहां रावत बाटा में प्लांट लगा है वहां पर पहले पॉपुलेशन नहीं थी, पर अब प्लांट आ गया, वहां की पब्लिक रहने लगी, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, तो वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, ठीक है। पॉपुलेशन ज्यादा हो गई तो अब उसका इफेक्ट तो वहां पे रहने वाली पॉपुलेशन पे पड़ेगा ही पड़ेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो जिन लोगों ने उस जगह को सिलेक्ट किया तो उनको पहले ये देखना चाहिए था कि भाई वो जगह हमारे लिए सुटेबल है या नहीं। ओके, सो दैट इज द पॉइंट टू बी कंसिडर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया। जहां पर बसावट ज्यादा है, लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर आपको क्या करना है, इस पावर प्लांट को स्टैब्लिश नहीं करना है। नियरनेस ऑफ लोड सेंटर, हाँ, लोड सेंटर जो भी है आपका ग्रिड सेंटर है वहां से बिल्कुल पास होना चाहिए, जिससे आपको ज्यादा वायर की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है, उस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने की। रिडक्शन इन ट्रांसमिशन कॉस्ट, ऐसा रखें कि कोई अगर आपको कुछ ट्रांसमिशन लेके आना है, कुछ मान लो आपको बॉयलर न्यूक्लियर मटेरियल लेके आना है या कोई कंपोनेंट लेके आना है या मेंटेनेंस कराना है, तो कोशिश करें कि ट्रांसमिशन कॉस्ट कम से कम हो, लिए भाई कुछ इतनी डिस्टेंस पर हो कि भाई जो भी इक्विपमेंट लाना है आपको आसानी से मिल जाए, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट कौन सा, जैसे आपने कोयला बर्न करा तो उससे क्या बनती है, ऐश, ठीक है, ऐश यानी राख बनती है उसकी। तो जैसे न्यूक्लियर को आप बर्न करोगे तो रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है उसका, न्यूक्लियर वेस्ट है, उसको कहाँ डंप करोगे, ये सबसे पहले प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि उसको ऐसा नहीं कि आपने वो बोरी में भरा और साइड में रख दिया, दैट इज नॉट अ करेक्ट वे टू डिस्पोज द न्यूक्लियर वेस्ट। द करेक्ट वे ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द न्यूक्लियर वेस्ट
इसको अपन क्या कर सकते हैं, जमीन के अंदर गड्ढा खोद के गहराई के अंदर वहां डाल सकते हैं, बट दैट इज कॉज द अर्थ पॉल्यूशन ऑल्सो। ठीक है, वो कौन सा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, अर्थ पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। ठीक है, भविष्य में वहां पर कभी भी क्रॉप नहीं हो सकती, एग्रीकल्चर आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो जमीन क्या हो जाएगी, वहां पे बंजर हो जाएगी, क्योंकि रेडिएटिव रिएक्शन चलती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले देखना है कि ये न्यूक्लियर जो वेस्ट है इसको हम कहाँ डिस्पोज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज 6 इज एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ हैवी इक्विपमेंट्स। ठीक है, कि हैवी इक्विपमेंट का आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है क्या, क्या वो जगह सुटेबल है क्या जहां पर मैं ट्रेन या कोई ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा ट्रक है या हैवी इक्विपमेंट्स है उसको मैं ले जा सकता हूं, उसको मैं यूज कर सकता हूं। तो दैट इज द अनदर पॉइंट। ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा नहीं आपने ऐसी जगह सिलेक्ट कर ली जहां पर हैवी इक्विपमेंट आ ही नहीं सकते, तो दैट इज नॉट फिजिबल फॉर द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ओके, एडवांटेज ऑफ एनपीपीएस मींस रिड्यूस डिमांड फॉर फॉसिल फ्यूल्स। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने से क्या हुआ, मेरी फॉसिल फ्यूल की जो डिमांड है वो मेरी कम हो गई। कैसे कि मुझे कोयला चाहिए था, ठीक है, अगर मुझे कोयल ज्यादा चाहिए, कोयल नहीं अवेलेबल है, तो मैं न्यूक्लियर का वहां पे यूज कर सकता हूं, क्योंकि न्यूक्लियर क्या है, एक बार चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो वो लंबे समय तक चलती है और कांस्टेंट पावर सप्लाई मेरे को देता है। तो ये मेरे लिए क्या है, इसका एक एडवांटेज है ओवर थर्मल, ओवर हाइडल, ओवर विंड, जितने भी पावर प्लांट है सबके ऊपर इसका एक ये एडवांटेज है। क्लियर। सेकेंड इज क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल इज मच लेस। हाँ, आप जो फ्यूल यूज कर रहे हो वो आपको बहुत कम यूज करना है। ऐसे नहीं कि भाई ट्रक के ट्रक भर के फ्यूल, जैसे कोल आता है ट्रेन के अंदर, पूरी ट्रेन आप कोल की यूज कर लेते हो, बट न्यूक्लियर के अंदर ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर जो है छोटा सा अगर न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो बहुत लंबे समय तक आपको हीट एनर्जी दे सकता है। तो न्यूक्लियर की क्या होती है, रॉड्स होती है, बंडल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और ये रॉड एक बार अगर डल जाती है तो बहुत लंबे समय तक आपको हीट एनर्जी सप्लाई करती है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मेरा जो फ्यूल खर्च होने वाला है वो थोड़ा कंपेयर टू द अदर कम हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड इज लेस। इस प्लांट के लिए सीधी सी बात है, जगह कम चाहिए, क्योंकि एक न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए और टरबाइन और कूलिंग टावर और पावर जनरेशन के लिए चाहिए। तो कंपेयर करूं मैं अदर पावर प्लांट की तुलना में, स्टीम की तुलना में, हाइडल की तुलना में, ठीक है, विंड की तुलना में या सोलर की तुलना में, तो इसको कंपेरेटिव में क्या चाहिए, स्पेस कम चाहिए। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फिजिबल फैजाइल मटेरियल। फैजाइल मटेरियल जो होता है, जैसे जो भी आप जैसे देखते हो कि जिनको अपन आसानी से डंप कर सके, तो वो आराम से किए जा सकते हैं इसके अंदर, ये इसका एक अनदर एडवांटेज है। लोकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर एक्सेप्ट वाटर रिक्वायरमेंट। हाँ, ये है कि भाई वाटर रिक्वायरमेंट अगर नहीं भी अवेलेबल है वहां पर, तो फिर भी आप इस प्लांट को चला सकते हो, पर यह है कि मिनिमम आपके पास इतना वाटर तो अवेलेबल होना चाहिए कि आप स्टीम टरबाइन को ऑपरेट कर लो। तो दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। डिसएडवांटेज भी है इसके। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, नॉट अवेलेबल फॉर वेरिएबल लोड्स। क्यों वेरिएबल लोड के लिए क्यों अवेलेबल नहीं, क्योंकि हमने इसका पहला एडवांटेज क्या देखा, कौन सी सप्लाई देता है, हमारे को कांस्टेंट सप्लाई दे रहा है। तो अगर वहां पर लोड वेरी कर रहा है, वो बढ़ रहा है, घट रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो वहां पर इसको आप यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल लोड के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि किस तरह की सप्लाई देता है, हमारे को कांस्टेंट सप्लाई दे रहा है, तो वेरिएबल लोड के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, सेकेंड इज इकोनॉमिकल रीजन शुड बी सब्सटेशनल। हालांकि इकोनॉमिकल रीजन देखा जाए कि भाई इसकी जो कॉस्ट आएगी, पावर जनरेशन की कॉस्ट आएगी, बहुत ज्यादा आएगी कंपेयर टू अदर। क्यों, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल आएगा वो क्या आएगा, आपका थोड़ा कॉस्टली है बाकी की तुलना में। ठीक है, रिस्क ऑफ लीकेज ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल उसकी रिस्क है, अगर वो लीकेज हो गया उसके अंदर, रेडिएशन अगर लीकेज हो गया तो वो आसपास की जितनी भी पॉपुलेशन है उसको इफेक्ट करेगा, उसकी जो आने वाली जनरेशन है वो भी इफेक्टेड रहेगी। क्यों, क्योंकि रेडिएशन जो है इतनी जल्दी से नहीं आता है, उसकी जो आने वाली पीढ़ी है उस पर भी इफेक्ट रहेगी। ज्यादातर महिलाओं पे इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए सरकार इसके लिए कोशिश करती है कि भाई लीकेज ना हो, या जो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो डंप किया जा रहा है वहां इससे पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ लाइफ साइकिल assessment and reliability needs to be done. Precipitation problems, this kind of are the disadvantage of nuclear power plant. ठीक है,
एडवांटेज ज़्यादा है, डिसएडवांटेज कंपैरेटिवली कम है, इसलिए हम इसको वापस यूज कर रहे हैं। अदरवाइज अगर डिसएडवांटेज ज़्यादा होते, एडवांटेज कम होते तो इस पावर प्लांट को स्टैब्लिश नहीं किया जाता। क्योंकि कितने पावर प्लांट लग रहे हैं हमारे यहाँ, 450 पावर प्लांट लगे हुए न्यूक्लियर के, कितने कंट्रीज के अंदर, 30 कंट्रीज के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी एडवांटेज ज़्यादा है, तभी इसको हर देश की गवर्नमेंट ने ओके किया है और ये पावर प्लांट लगे हुए हैं। क्लियर? ये देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुरा महाराष्ट्र, रावलभाटा राजस्थान, जिसका अपन ने डिस्कशन किया था, कलपक्कम तमिलनाडु, ये नोनम यूपी है। ठीक है, कानपुर गुजरात के अंदर है, कायगा ये कौन सी जगह है, कर्नाटका। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ना, कर्नाटका, और कुंडकुलम तमिलनाडु। तो देखो पूरे इंडिया के अंदर जो जो प्लांट लगे हुए उनकी पूरी लिस्ट है। तो अभी अपन जो डिस्कशन कर रहे थे वो किसका डिस्कशन कर रहे थे, रावतबाटा राजस्थान का। ठीक है, ये पावर प्लांट अपने कब लगा हुआ है, 1973, 1981, 2000 के अंदर। इसके अलग अलग यूनिट लगी हुई है, पहले एक यूनिट स्टैब्लिश हुई, फिर सेकेंड यूनिट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है पावर प्लांट आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। जो सेकंड पॉइंट है इसका अपना जो क्लासिफिकेशन का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मीन्स, ठीक है, कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप बाय द हाइड्रो एनर्जी, द हाइड्रो एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज द कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द फ्लो रेगुलेशन। ठीक है, पहला रन ऑफ रिवर प्लांट्स विदाउट पॉन्डेज, ऐसे पावर प्लांट जहां पर सदाबहार नदी बहती है तो वहां पर हमारे को पानी पॉन्डेज की आवश्यकता, यानी पानी को रोकने की आवश्यकता नहीं है, पानी की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो विदाउट पॉन्डेज अपने को कोई पॉन्ड बनाने की आवश्यकता वहां नहीं है। रन ऑफ रिवर प्लांट विद पॉन्डेज, ऐसी जगह जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी कम है, जो नदियां सदाबहार नहीं, रिवर कंटिन्यूस नहीं फ्लो करती है, वहां पर हमारे को क्या करना पड़ेगा, पानी को स्टोर करना पड़ेगा। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विद स्टोरेज रिजर्वायर, और ऐसी जगह जहां पर पहाड़ों पे पानी अवेलेबल है, पहाड़ों से पानी आता है, वहां पर अपन क्या करते हैं, डैम बनाकर उस पानी को स्टोर करते हैं, और उस डैम के पानी का यूज किस पे करते हैं, टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने में करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोड सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस लोड प्लांट, पीक लोड प्लांट और पंप स्टोरेज प्लांट। नॉर्मल लोड पे, पीक लोड जहां पर लोड ज्यादा है वहां पर प्लांट भी लगा सकते हो आप। ठीक है, पंप स्टोरेज जो यहाँ पर हेड अवेलेबल नहीं है वहां पे पंप की सहायता से, जैसा अपन ने आज लैब के अंदर देखा है, जहां पे हेड अवेलेबल नहीं वहां पंप से भी आप चला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू हेड, 3 हेड बताए थे मैंने, लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड। अब डिपेंड करता है कि लो हेड की रेंज कितनी है, 30 मीटर, मीडियम हेड की 30 to 100 और हाई हेड की अबव 100, 100 से ज्यादा। इतना अगर हेड अवेलेबल है तो आप इस तरह के प्लांट स्टैब्लिश कर सकते हो। और आपको इसकी, अब इन जो हेड्स के अवेलेबल आपको क्या करना है, इसके टरबाइन यूज करने हैं। टरबाइन आप कौन सी यूज करोगे, इन हेड के अवेलेबल, अगर हाई हेड अवेलेबल है तो कौन सा टरबाइन यूज करोगे आगे देखेंगे, मीडियम हेड है तो कौन सा यूज करोगे, लो हेड है तो कौन सा यूज करोगे। अगर हाई हेड है तो अपन कौन सा टरबाइन यूज करते हैं, पेल्टन टरबाइन, बट डिस्चार्ज क्या है उसका, लो है। ठीक है, तो हमको ऐसी सुटेबिलिटी देखनी है कि डिस्चार्ज भी ज्यादा मिले और जो हमारा हेड अवेलेबल है वो भी हमारे को सुटेबल रहे। साइट सिलेक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट क्या होना चाहिए, सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात है तो सबसे पहले हाइड्रो मीन्स वाटर, तो जो वाटर यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, और फॉर मेनी ईयर्स अवेलेबल, ऐसे नहीं कि भाई 1 साल तक अवेलेबल हो गया फिर प्लांट लगा दिया तो वो कॉस्ट नहीं निकालेगा। कम से कम 10 साल, 20 साल, 25 साल तक का एक टारगेट लेके चलते हैं कि वहां पर ये पावर प्लांट लगाया जाए जहां पर इतना समय या वाटर अवेलेबल हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो हम कॉस्ट ले रहे हैं, जो हमारी पावर प्लांट की स्टैब्लिशमेंट की कॉस्ट पड़ी है वो आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, वाटर स्टोरेज ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर वाटर को स्टोर किया जाए। जैसे कि देखा जाए कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो वहां पर चंबल नदी है, चंबल नदी पे बांध बना के हमने पानी को स्टोर कर रखा है और वो पानी तक हम सालों तक यूज कर सकते हैं और आज हो भी रहा है। और चंबल नदी ऐसी है जो राजस्थान की सदा बहने वाली नदी है जिसमें पानी की कभी कमी नहीं रहेगी।
ठीक है, तो ऐसी जगह सुटेबल किसके लिए है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए और अदर प्लांट्स के लिए भी। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। देन हेड ऑफ वाटर, मोस्ट इकोनॉमिक हेड, पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम टू गेट रिक्वायर्ड हेड। कोशिश ऐसे करें जहां प्लांट लगाना चाह रहे हैं वहां पर डैम अवेलेबल हो। अगर डैम अवेलेबल होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास कौन सा होगा, ये हेड्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो लो हो, चाहे वो हाई हेड हो, पर ये हेड आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि ये हेड अपने को जनरेट करना पड़ता है, कहीं पे ऊपर टंकी के अंदर पानी पहुंचाओ फिर वहां से लो, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, जो आपका ओवरऑल आउटपुट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आपको उसको हाइट पे पहुंचाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी देने और उससे एनर्जी जनरेट करना तो वो फिजिबल नहीं होता। तो कोशिश ऐसी करें जहां पर हेड अवेलेबल है वहीं पे इस प्लांट को एस्टैब्लिश करें। ठीक है, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जो अर्थ अवेलेबल हो जिसमें आप प्लांट लगा रहे हो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे मिट्टी धंस जाए, थोड़ा सा लोड आते ही मिट्टी बैठ जाए, ऐसा नहीं। जहाँ पर प्रॉपर पहाड़ी इलाका हो, जैसे कोटा का जो इलाका है जिसको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बार बार, वो थोड़ा सा पथरीला इलाका है, वहां पर प्लांट आप लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशन भी होगी, वाइब्रेशन से हो सकता है कि वो जमीन आगे नीचे खिसक जाए। तो ऐसा अगर होगा तो पावर प्लांट वहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसीज लेस, भूकंप वहां पे नहीं आने चाहिए। तो भूकंप वहीं पर नहीं आएंगे, कहां पर, जहां पर पहाड़ी इलाका होगा। पहाड़ी इलाके में भूकंप नहीं काम आते हैं, तो वहां पर ये पावर प्लांट सबसे ज्यादा सुटेबल है। लगाने को आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सुटेबल कहां रहेगा, जहां पर भूकंप कम से कम हो। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, एक्सेसिव कोरोजन, डैमेज टू द मेटेलिक स्ट्रक्चर। पानी ऐसा होना चाहिए जहां पर वाटर पॉल्यूशन कम हो, जो हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स है, टरबाइन है, पाइप है, पंप है, कंडेंसर है, इनको खराब ना करे, इनको डैमेज ना करे। ठीक है, सेडिमेंटेशन, कैपेसिटी रिड्यूस ड्यू टू अ ग्रेजुअल डिस्पोजल ऑफ स्लिट, सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। ठीक है, जहां पे ऐसा होना चाहिए जहां पर लोगों को इससे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इन्वायरमेंट है, यानी इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, एक्सेस टू साइट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, साइट ऐसी होनी चाहिए जहां पर इजीली आपको कोई मटेरियल लाना हो तो आप ला सकते हो। ठीक है, हैवी मशीनरी इक्विपमेंट, रेलवे, ये सब अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा सकते हो। ठीक है, मल्टीपर्पज पावर जनरेशन, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, नेविगेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, बिकॉज इनिशियल कॉस्ट ऑफ पावर प्लांट इज हाई। तो ये सब चीजें भी होनी चाहिए कि पावर जनरेशन आप कर सको। इरिगेशन, अगर खेती, अगर वो पानी आप खेत में छोड़ दो वहाँ पे इरिगेशन भी काम आ जाए। ठीक है, फ्लड कंट्रोल, अगर ऐसा होना चाहिए आपने पानी अगर छोड़ा है तो उसे कई जगहों में बाहर ना आ जाए। ठीक है, और नेविगेशन भी होना चाहिए, कोई अगर आपको प्लांट को साइड करना चाहो आप तो वो भी आपको मिलना चाहिए। क्लियर? कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के कंपोनेंट्स क्या है? सबसे पहले जो रिजर्वायर की बात करें, ये रिजर्वायर, ठीक है, जहां पर पानी आप स्टोर करोगे एज अ डैम। ठीक है, इनटेक, यहाँ पर मैंने बताया था वो एक स्लाइस गेट लगा होता है, ये जो गेट है इस गेट को अगर आप साइड अप कर देंगे तो ये पानी कहाँ जाएगा, सीधा पेनिस्टॉक के अंदर। पेनिस्टॉक क्या बताया था मैंने, एक पाइप होता है मेटल का जो कि क्या करता है, डैम से पानी को कहाँ तक पहुंचाएगा, टरबाइन तक पहुंचाएगा, यही इसका काम होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या लगा, यहाँ पर ये टरबाइन लगाया है जो कि वाटर टरबाइन है। ठीक है, पेनिस्टॉक से पानी किस पे, नोजल के थ्रू किस पे जाएगा, टरबाइन ब्लेड्स पे, और टरबाइन को रोटेट करेगा। टरबाइन रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट क्या होगी, जो शाफ्ट ये रोटेट करेगी, और शाफ्ट इससे कनेक्टेड है, आगे जनरेटर से कनेक्टेड है, और ये हमारा इलेक्ट्रिकल पावर हाउस है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, यहाँ से आगे सप्लाई हो रही है। ठीक है, अब टरबाइन से जो पानी मैंने बताया था कि निकलेगा तो कहाँ जाएगा, वापिस मैं इस पानी को या तो रिवर में छोड़ सकता हूँ, या आगे जहाँ भी अवेलेबिलिटी है, या वापस इसको मैं फर्दर आगे अगर अपने पास नदी अवेलेबल है या कोई ओपन स्पेस अवेलेबल है तो इस पानी को आगे मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी हमने वो कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पावर लाइन, जो कि आप वायर देखते हो, और वायर के थ्रू अलग अलग स्टेशन पे या अलग अलग शहरों के अंदर सप्लाई की जा सकती है। ठीक है, तो ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का वो क्या है, डिस्क्रिप्शन है, या पूरा पावर प्लांट ही मान लीजिए इसको। ठीक है, द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, कैचमेंट एरिया, रिजर्वायर, डैम, स्पिलवे, सर्ज टैंक, ड्राफ्ट ट्यूब, पावर हाउस,
स्विच यार्ड और पावर इवैक्यूएशन, ठीक है। डैम, आपको पता है डैम की आवश्यकता क्यों है, पानी को स्टोर करने के लिए। कितना टाइम है ना। डैम डेवलप्स एज ए रिजर्वायर टू स्टोर वाटर, वाटर स्टोर के काम आता है, ठीक है। बिल्ड्स अप ऑफ हेड फॉर पावर जनरेशन। तो डैम मैंने बताया था कि डैम अगर अवेलेबल है तो ऑटोमेटिक आपको क्या मिलता है, वहां पे हेड अवेलेबल होता है। जो हेड अवेलेबल है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। स्पिलवेज टू सेफगार्ड द डैम व्हेन वाटर लेवल इन द रिजर्वायर राइजेस। तो क्या करता है, अगर डैम के अंदर वाटर लेवल बढ़ गया है, ठीक है, राइज कर गया है, तो वहां पर ये स्पिलवेज क्या करती है, उसको ऐसे सेफगार्ड का काम करती है। इनटेक contains trash racks to filter out and debris which may be damage to the turbine, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो पानी के साथ आ सकती है, जो टरबाइन को डैमेज कर सकती है, उनको कौन रोकता है, ये स्पिलवेज रोक लेती है, ठीक है। फॉर द लार्ज बॉडी ऑफ वाटर जस्ट अबव द इंटेक, पानी जब टरबाइन के अंदर एंटर करने वाला है तो वहां पर एक छोटा सा फॉर वे लगा होता है, आगे आप देखेंगे इसको। सर्ज टैंक इज अ स्मॉल रिजर्वायर इन विच वाटर लेवल राइजेस or falls, reduce the pressure swing so that they are not transmit the penstock। तो सर्ज टैंक ऐसा होता है कि अगर जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल राइजेस और फॉल रिड्यूस द प्रेशर, जब अगर वहां पे प्रेशर कम हो जा रहा है तो वहां पर क्या करता है, स्विंग सो दैट, स्विंग करके क्या करता है, पेनस्टॉक को, ये जो पानी, जो पेनस्टॉक में पानी आ रहा है उसको बंद कर देता है, ठीक है। उस वक्त, क्योंकि अगर उस वक्त सर्ज टैंक के अंदर जो वाटर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो सडन वो क्या करता है कि इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इसके ऊपर क्या कहते हैं, हैमरिंग, वाटर हैमर भी कहते हैं उसको, ठीक है। आगे वाला पॉइंट है वाटर हैमर। लोड ऑन द टरबाइन सडनली रिड्यूस, जैसे लोड कम हो गया, तो लोड कम हो गया तो मैंने बताया था टरबाइन की स्पीड क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी तो पानी का फ्लो तो आपको उसी स्पीड से आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उस पर इम्पैक्ट लगाएगा। तो इम्पैक्ट का मतलब है वो एक तरह से हैमरिंग करेगा। तो लगातार अगर हैमरिंग होगी तो उस पर क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, तो वो चीज वहां पे डैमेज होने के चांसेस है। तो उसको रोकने के लिए अपन ने क्या लगा दिया यहाँ पे, सर्ज टैंक। ऑल नहीं लगेगा, ये सर्ज टैंक लगाएगा, ठीक है। गवर्नर, सॉरी वाटर हैमर, गवर्नर क्लोजेस द टरबाइन। गवर्नर भी एक डिवाइस होता है, वो क्या करता है, वाटर फ्लो को कंट्रोल करता है। गवर्नर इज डिवाइस इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल द वाटर सप्लाई इन द टरबाइन अकॉर्डिंग टू द लोड। इफ लोड इंक्रीजेस, गवर्नर इंक्रीज द वाटर फ्लो, ठीक है, एंड द गवर्नर इफ द लोड इज डिक्रीजेस, ठीक है, तो क्या करता है, वाटर को थोड़ा सा, वाटर फ्लो को थोड़ा कम कर देता है। तो ये ऑटोमेटिकली होता है, ये काम किसका होता है, गवर्नर का होता है। ऐसे गवर्नर आप गाड़ियों के अंदर भी यूज करते हैं, ठीक है। गवर्नर क्लोजेस द टरबाइन, सडन इंक्रीज द प्रेशर इन द पेनस्टॉक, ठीक है। जैसे पेनस्टॉक के अंदर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर लोड ऑन द जनरेटर इज सडनली इंक्रीज, ठीक है। जैसे अगर लोड पेनस्टॉक यानी पाइप के अंदर लोड हुआ, ये प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है। दैट गवर्नर ओपन द टरबाइन, लोड बढ़ा तो गवर्नर ने क्या करा, टरबाइन को ओपन कर दिया, ठीक है। टरबाइन गेट्स को ओपन करा। जैसे टरबाइन गेट्स को ओपन हुआ तो वाटर सप्लाई वहां पे चालू हो जाएगी। वाटर सप्लाई जैसे चालू होगी तो क्या होगा, टरबाइन का रोटेशन चालू हो जाएगा। टरबाइन का रोटेशन चालू से कौन सी, वही सेम प्रोसेस, मैकेनिकल एनर्जी डेवलप होना चालू हो जाएगी। दैट विल कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी आल्सो, ठीक है। टाइम टू कॉजेस वैक्यूम इन द पेनस्टॉक, व्हेन द गेट्स आर क्लोज वाटर लेवल राइज इन द सर्ज टैंक, व्हेन द गेट्स आर सडनली ओपन सर्ज टैंक प्रोवाइड द इनिशियल वाटर सप्लाई, ठीक है। जब गेट बंद हो जाते हैं तो क्या होता है, पानी का पाइप है वो खाली हो जाता है, तो उसके अंदर कौन सा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो उस समय जब हम अगर पेनस्टॉक को, यार इस गेट को अगर मैं ओपन करूं तो क्या होता है, उस वक्त क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर वहां पे रहता है। तो उस समय क्या होता है, जो उसको बैलेंस करने के लिए तो सर्ज टैंक क्या करता है, उसमें पहले से पानी भर देता है। सर्ज टैंक क्या एक तरह से सेफ रिजर्वायर है, जो इस तरह से लगा होता है। जैसे मान लो पाइप आ रहा है, तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया है, सर्ज टैंक लगा दिया। अब जैसे, अब मान लो यहाँ पे मैंने इस गेट को बंद कर दिया, पेनस्टॉक के गेट को मैंने बंद कर दिया, तो अब जैसे मैंने गेट खोला, ठीक है, ठीक है, ये गेट ओपन हुआ तो जैसे ही वाटर इसके अंदर फ्लो करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा इसके ऊपर। इम्पैक्ट क्रिएट करेगा तो क्या होगा, इस पे इसको ये डैमेज करने के
चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उस समय क्या होता है, जो सर्च टैंक है, ये जो टैंक है, इससे वाटर इसके अंदर क्या रहता है, पहले ही भर जाता है, तो जिससे जो इसका जो इम्पैक्ट है वो नहीं आता है, क्योंकि पाइप ऑलरेडी पूरा भर गया, तो उससे क्या होगा, इम्पैक्ट आएगा क्या, इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इस सर्च टैंक क्या करता है, यहाँ पे एक तरह से सेफ्टी का काम करता है, उसको सेव करने का काम करता है। क्लियर। और वाटर हैमर को क्या करेगा, ये कम करता है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।